ईरान में इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसकी मेन वजह क्या है? इस वक्त सिर्फ एक मुल्क था रीजन के अंदर जो अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहता था, वो था ईरान। मोसाद की एंट्री कितनी हद तक आप देखते हैं ईरान में मौजूद है? माइक पोम्पियो जो कि वजीर खारजा भी रहे हैं अमेरिका के और उनके CIA के डायरेक्टर भी रहे हैं, उनका एक ट्वीट आता है, हैप्पी न्यू ईयर टू द प्रोटेस्टर एंड द मोसाद एजेंट बिसाइड द प्रोटेस्टर। ये वो जंग होगी जो पहले से बहुत मुख्तलिफ होगी। हमास को उसने तोड़ दिया, हसन नसरुल्लाह को उसने कत्ल कर दिया, इस्माइल हानिया को उसने कत्ल कर दिया। Ismail Haniyeh has been killed in Iran. और इस वक्त अमेरिका के कोई 19 अड्डे इस वक्त इजराइल के अंदर मौजूद हैं। अमेरिका ने अपनी टैंकी पहले फिल कर ली है वेनेजुएला के सारे ऑयल के ऊपर कब्जा करके। जब ईरान के ऊपर हमला होगा, पता नहीं ये जंग कहां तक फैल जाए। क्या अली खamenei आखिरी मोहरा है जिसको वो खत्म करना चाहते हैं? जितनी भी इकाइयां हैं ताकत की ईरान के अंदर, वो तमाम जो पावर्स के सतून है ना, वो जाके एक छत बनाते हैं और वो छत जो है वो सुप्रीम लीडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लू टू डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और एक एक्सक्लूसिव किस्म का पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको पता है ईरान में बढ़ती हुई कशीदगी तो आप देख ही रहे हैं और जंग का कहा जा रहा है। खसूसन इंटरनेट बंद कर दिया गया, वहाँ पर प्रोटेस्ट जारी हैं, 30 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर निकल चुके हैं और खसूसन इस टाइम पे जो मामलात देख रहे हैं हम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो बहुत ही नाजुक नज़र आ रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए कि ईरान में चल क्या रहा है, ये मामला है क्या और शुरू कहाँ से हुआ, हमने बुलाया है हमारे आज बहुत ही कमाल किस्म के IAS स्पेशलिस्ट हैं इरफान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आप आए यहाँ पर तशरीफ़ लेके TBT पॉडकास्ट में, बहुत शुक्रिया। माय प्लेयर, वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मेरा सवाल, ऑडियंस जानना चाहती है ईरान में इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसकी मेन वजह क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि वॉर इज़ कमिंग, ठीक, एंड वॉर इज़ इनएविटेबल, जो कि इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। ये बेसिकली जो ईरान की सूरत हाल है, ये रिजम्पशन है उस वॉर की जो जून 2025 में ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग हुई थी। ठीक, दरमियान में एक पॉज आया और पॉज के नतीजे में ये इस जंग को रिज्यूम करने की तरफ अब ईरान जा रहा, इजराइल जा रहा है। ठीक, देखिए, इस वक्त जो इजराइल है ना, उसको पूरे खित्ते के अंदर जो ख़तरा है, उसने जितने भी आप तारीख जब पढ़ते हैं तो वो रूल एंड डिवाइड आपको मगरिब करता हुआ दुनिया में नज़र आता है कि ममालिक को तकसीम करो और उनके ऊपर हुकूमत करो। ठीक, लेकिन जो इजराइल है वो डिवाइड एंड सर्वाइव की पॉलिसी के तहत अपना काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक, कि छोटा सा मुल्क है, कोई 1 करोड़ के करीब उनकी आबादी होगी और एक तरफ पूरा खित्ता है पूरी जो दुनिया कि है। पूरा खित्ता जो कि मुस्लिम और अरब रियासतें हैं, दरमियान में एक यहूदी रियासत है। ठीक, अब यहूदी रियासत को अपने सर्वाइवल के लिए अपने गिर्द जो हमसाए हैं वो ताकतवर नहीं चाहिए, उनको कमज़ोर हमसाए चाहिए हैं। ऊपर लेबनान है, तो आप देखते हैं 1982 के अंदर यही यहूदी मुल्क था जिसने लेबनान के अंदर भी इन्वेड किया, ठीक है, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ता रहा, रजीम चेंज वहाँ पे। अच्छा, इस तरह से आप इधर आ जाओ तो हमास के खिलाफ भी इसने 2004 में, 8 में, 16 में और फिर ये चौथी दफ़ा ये जब 2023 7 अक्टूबर का वाक़या हुआ, उसके बाद नेतन्याहू ने 4 मकसद रखे थे। पहला मकसद था कि मैंने अपने तमाम हॉस्टेजेस को वापस लेना है, नंबर 1, जो कि किसी हद तक उसने पूरा किया। दूसरा मकसद उसका ये था कि अब मैंने जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, हाँ जी, जो कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, हमास, सीरिया की गवर्नमेंट, यमन के अंदर हौतीस, इस एक्सिस को मैंने तोड़ना है। ये वो एक्सिस है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा था और ईरान की प्रॉक्सीज एक तरह से थी। अच्छा, और तीसरा उसका मकसद क्या था कि मैंने जो ईरान की एटमी तनसीबात हैं उनका खात्मा करना है और मिडल ईस्ट का जो ऑर्डर है उसको मैंने रीशेप करना है इन द फेवर ऑफ इजराइल। अब जो कुछ नेतन्याहू कर रहा है, ये इसने 2023 में कह दिया था कि अगरचे मेरी पहले भी हमास के साथ जंगें होती रही हैं, लेकिन ये जो वो जंग होगी जो पहले से बहुत मुख्तलिफ होगी और इसके जो नताइज मैं हासिल करूंगा वो पहले से बहुत मुख्तलिफ नताइज होंगे। आप देखते हैं कि हमास को उसने तोड़ दिया, हसन नसरुल्लाह
को उसने कत्ल कर दिया, इस्माइल हानिया को उसने कत्ल कर दिया, सीरिया के अंदर जो एम्बेसी थी ईरान की उसके ऊपर उसने अटैक किए। ईरान के अंदर मौजूद थे हिजबुल्लाह के लीडर जो कि सदर की इनागुरेशन सेरेमनी के लिए आए हुए थे, वहाँ पे अटैक करके उनको मार दिया। तो उसने कुछ 7 फ्रंट्स के ऊपर अटैक्स किए, बड़े टारगेटेड अटैक्स, प्रिसाइज स्ट्राइक्स की। अभी जो प्रिसाइज स्ट्राइक्स करने का मकसद क्या था कि डिवाइड द स्टेट इन द नेबर एंड सर्वाइव। तो आप देखते हैं कि लेबनान उसने फ्रैक्चर्ड कर दिया, यहाँ पे अल-शरा की गवर्नमेंट आ गई सीरिया के अंदर, हमास का उसने किला कमा कर दिया, और इस वक्त सिर्फ एक मुल्क था रीजन के अंदर जो आंखें दिखा सकता था ईरान को, जो दिखा रहा है और दिखाता रहा था, और जो जिसके पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, और जो अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहता था, वो था ईरान। अब ईरान को रजीम चेंज करना अल्टीमेट पर्पस नहीं है नेतन्याहू का। पर्पस क्या है सर फिर? पर्पस है एक फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईरान, फ्रैक्चर्ड ईरान, एक ऐसा ईरान जिसके अंदर कुर्द, शिया कम्युनिटी, द्रूज कम्युनिटी ये आपस में लड़ रहे हों, जैसे ऊपर लेबनान में हो रहा है, जैसे इधर सीरिया के अंदर हो रहा है, जैसे हमास के अंदर हो रहा है। मुझे कमज़ोर मुल्क चाहिए इस पूरे रीजन के अंदर, ताकि इस रीजन की मैं हेजमोन पावर बन सकूं। आपने देखा कि जब ये न्यू ईयर का दिन था तो माइक पोम्पियो जो कि वजीर खारजा भी रहे हैं अमेरिका के, और उनके CIA के डायरेक्टर भी रहे हैं, उनका एक ट्वीट आता है। ट्वीट क्या था? हैप्पी न्यू ईयर टू द प्रोटेस्टर। अभी प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है, एंड द मोसाद एजेंट बिसाइड द प्रोटेस्टर। अभी प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं हुए, तो पहले से CIA का साबिक डायरेक्टर एहतजाज को मुबारकबाद दे रहा है, एहतजाज करने वालों को, और कहता है कि जो एहतजाज करने वालों के साथ मोसाद के एजेंट्स हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। मतलब ये पहले से प्लानिंग हो चुकी हुई थी, प्रोग्राम पूरा डिजाइन हो चुका हुआ था। और ये देखें, ये क्या कोइंसिडेंट है कि रात को नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे मिलते हैं अमेरिका के अंदर, फिलाडेल्फिया के अंदर, और अगले दिन जो है वहाँ पे स्ट्राइक शुरू हो जाती हैं। पहले हफ्ते के अंदर कोई वायलेंस नहीं था, लोग थे, ठीक है, उनकी इकोनॉमी जो थी वो फ्री फॉल की तरफ चली गई ईरान की, और कहाँ अमरीकी $1 और कहाँ 13 लाख ईरानियन रियाल, 14 लाख ईरानियन, 14 से 13 लाख, 13 से 14 लाख रुपया, मतलब फ्री फॉल। मतलब वहां पे ब्रेड लेने जाना है तो आपने बोरी के अंदर पैसे लेके रेडियो के अंदर पैसे लेके जाना है। यस, बिल्कुल ऐसे। ये इस कदर आपने उनको जीरो कर दिया। तो अब जब इकोनॉमी का फ्री फॉल होता है तो ऑब्वियसली आप जो दुकानदार थे बेचारे, वो कहाँ से इतना बड़ा पैसा रखने के लिए जगह नहीं है। आपने एक चीज़ अगर परचेज करनी है तो अच्छा, लोगों ने दुकानें बंद कर दी तो उन्होंने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी। अब ये जो बदहाली हुई है, 9 करोड़ ईरान जो भूख और अफलास के साथ इस वक्त लड़ रहा है, जिसकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो चुकी है, जहाँ पे पानी का क्राइसिस है, ये क्या ईरान की अपनी पॉलिसीज की वजह से हुआ है या इस क्राइसिस को इंजेक्ट किया गया है? ये वो क्राइसिस है जिसको अमेरिका ने, मगरबी ताकतों ने और इजराइल ने मिलकर इंजेक्ट किया है ईरान के अंदर। देखिए, एक पूरी सीरीज है पाबंदियों की, 40 से 45 साल हो चुके हैं। क्या क्या सैंक्शंस लगती रही इनके ऊपर, क्या क्या इनके ऊपर बंदिशें लगाई यूएस ने, खसूसन इजराइल की पीछे क्या पुष्टपनाही थी, ये भी जरा ऑडियंस को बताइए। देखिए, जब भी कोई मुल्क बड़ी ताकतों की बात नहीं ना मानता तो बड़ी ताकतों के पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, पहली ऑप्शन क्या होती है कि आपने उनको प्रेशराइज करना है सैंक्शंस लगाकर। ठीक, अगर उसको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक फॉरेन पॉलिसी। ओके, कैरेट का मतलब है कि आप उनको इंसेंटिव्स देते हैं, जैसे हम बच्चे को टॉफी दें कि जाओ पानी लेके आओ, और वो नहीं मानता तो वो कहता है मैं जूती उठा रहा हूँ, चलो पानी लेके आओ, तो वो जूती के डर से चला जाए। कैरेट का मतलब वो टॉफी है, और स्टिक का मतलब गन है, मिसाइल है, कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे ऊपर अटैक्स में कर देंगे। आपने क्या किया कि 1979 से पहले ना ईरान और अमेरिका के रिलेशंस बड़े मजे के थे। इजराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा मुल्क जो इस्लामी था वो ईरान था, और पहला कौन सा था? 1950 के अंदर टर्की वाज द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज्ड इजराइल को एक्सेप्ट किया 1948 के बाद। और 1950 के अंदर ईरान इज द सेकंड कंट्री जिसने इसको तस्लीम कर लिया। रज़ा शाह पहलवी का दौर था। ईरान वाज अ कंट्री जिसने 1970 के अंदर NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन कर दिए थे कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। ठीक है, 79 के बाद रजीम चेंज हो जाता है। अच्छा, और रज़ा शाह पहलवी कोलैप्स कर जाते हैं, जो कि फिर आपको देखते हैं कैंसर की वजह से इजिप्ट के अंदर मारे जाते हैं। बिल्कुल ठीक, उनकी औलाद भाग जाती है। मेरे अमेरिका के अंदर ये जो रज़ा शाह है, कहते हैं यूएस के बड़े लाडले हैं ये। जी बिल्कुल, लाडला होना चाहिए क्योंकि इनको इंजेक्ट किया गया था ना। जो
मोहम्मद रजा शाह पहलवी है, जो रजा शाह का बेटा था, बुनियादी तौर पर ये पहली दफा नहीं हो रहा ईरान में। अच्छा। ये एक फिल्म है जो दूसरी दफा बिल्कुल डिटो कॉपी चल रही है। अच्छा। 1953 के अंदर मुसद्दिक की गवर्नमेंट थी ईरान के अंदर, और मुसद्दिक को लाने वाले भी ये खुद थे, ईरान, ये अमेरिका और मगरबी ताकतें, यूएस। ठीक है। अब क्यों लाने वाले थे कि उस वक्त जो ऑयल था 1908 के अंदर ईरान से ऑयल निकला, तो तमाम बरतानिया की और मगरबी ताकतें और अमेरिका जो है वो ईरान की तरफ लपकते हैं पेट्रोल लेने के लिए। ठीक है। कि ये ऑयल की कंपनियां, क्योंकि ईरान के पास वसाइल नहीं थे ऑयल निकालने के। ठीक। अब जो एंग्लो ईरानियन कंपनी थी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, वो वहां से ऑयल निकाल रही थी। अच्छा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो मोहम्मद रजा शाह पहलवी का बाप था ना, उसने जर्मनी का साथ दिया था। अच्छा। लिहाजा रूस और अमेरिका और बरतानिया ये सारे उसके खिलाफ हो गए। उसको गिरा कर मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट, जो कि एक डेमोक्रेट था, नेशनलिस्ट था और पहला मुंतखब वजीर आजम था ईरान का। ठीक है। अच्छा, तो पहला मुंतखब डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को इसलिए मोसाद ने, CIA ने और MI6 ने मिलकर इसलिए टॉपल कर दिया क्योंकि उसने ऑयल को कौमिया लिया था या नेशनलाइज कर लिया था। ठीक है। कि अब इसके ऊपर ये ईरान का ऑयल है और इसके पैसे ईरान को मिलने चाहिए, क्योंकि 80% बरतानिया ले जाता था और कुछ 20% जो था वो सिर्फ ईरान को मिल रहा था। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर ये काम यहाँ पे हो गया तो फिर बाकी जहां जहां मगरबी ताकतें पेट्रोल निकाल रही हैं, वहां पे मुल्क भी कहीं नेशनलाइज ना कर दे ऑयल को। लिहाजा सबक सिखाने के लिए एजेक्स ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन का नाम था एजेक्स ऑपरेशन। ठीक है। जिसके अंदर पहले CIA, MI6 और बाद में मोसाद मिलकर वहां पे मुसद्दिक की गवर्नमेंट को गिराते हैं। इनके खिलाफ उलमा से फतवे लिए जाते हैं, टीवी के अंदर, अखबारात के अंदर इसको गद्दार और नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, और बिल्ड करने के बाद वहां पे इसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। और फिर जो रजा शाह पहलवी का बेटा था, मोहम्मद रजा शाह पहलवी, उसको फिर हुकूमत दे दी जाती है, और जो कि 1979 तक हुकूमत रहती है। सही। और इस बादशाहत के दौर के अंदर रजा शाह, जो मोहम्मद रजा शाह पहलवी था, उसके USA के और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े आइडियल थे, और इस रीजन के आंखों का तारा था। मतलब ईरान वाज द इजराइल ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम, जैसे आज इजराइल को वो कर रहा है। अच्छा, अब 79 के बाद रजीम चेंज हो गया, इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया, और रेवोल्यूशन का नारा था मर्ग बर अमेरिका। ठीक। डेथ फॉर अमेरिका। अच्छा, इस नारे के ऊपर ये काम हुआ। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं मजे की बात बताऊं, अमेरिका को अब ये था कि चलो रजा शाह पहलवी तो भाग गया, और अल्टीमेटली वहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन भी आ गया, लेकिन हमें ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी, कम्युनिज्म के साथ टसल चल रही थी अमेरिका की, रशिया के, जो सोवियत यूनियन था उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि हम ताल्लुकात, उन्होंने आके वहाँ से उनके वज़ीर ख़ारजा आते हैं यहाँ पे ईरान के अंदर, और यहाँ पे 2 दिन का उनका दौरा होता है, और आके बताते हैं कि देखें इराक आपके ऊपर हमला करने जा रहा है, सद्दाम, ठीक है, तो हम आपको पहले से बता रहे हैं, सद्दाम हुसैन हमला करने जा रहा है, सद्दाम हुसैन आप पे हमला करने आ रहा है, क्योंकि अभी आपका रेवोल्यूशन खत्म हुआ है, आपका मुल्क टूट फूट का शिकार है, और आपकी फोर्सेस का भी पता नहीं है, क्योंकि वो रेवोल्यूशन के नतीजे में काफ़ी सारी खत्म हो गई हैं। तो वो ये समझता है कि इस वक्त आप कमज़ोर हैं और हमला करके हम एक हेजमॉन बन जाएंगे रीजन के, इस्लामी दुनिया के। तो इस तरह सद्दाम हुसैन आ रहा है। उन्होंने इसकी बात को इतना संजीदा ना लिया कि ये ऐसे ही आ गए हैं, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं शॉपर डबल कराने के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि वाकयातन उसी दौरान में जो एक होस्टेज क्राइसिस होता है, ठीक है, ईरान के अंदर, ठीक है, जो एम्बेसी थी अमेरिका की ईरान में, उसको ईरानियन जो सपोर्टर थे, वो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसको यरगमाल बना लेते हैं। ठीक है, ये अब ये मुद्दा है जो आपने बड़े गौर से सुनना है कि हुआ ये जो पीछे सारी कहानी है ना, जो आज उधर के मनाजिर देख रहे हैं हम ईरान के, उसके पीछे की एक बहुत मेन वजह बताने जा रहे हैं इरफान साहब। यहाँ से जो दुश्मनी शुरू हुई अमेरिका 1979 के बाद 1980 के अंदर, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अम्बेसी को घेर लेते हैं। अम्बेसी के अंदर कुछ 61 के करीब जो सफारती अमला होता है अमेरिका का मौजूद होता है, और 444 दिन तक, मतलब 444 एक साल से भी ज्यादा का अरसा आप कह लो, मतलब 365 दिन साल में होते हैं, तो आप लगा रहे 1.5 साल जो है 1.5 साल यरगमाल बनाए रखा अंदर ही को। इसके ऊपर हम अलहदा से पॉडकास्ट करेंगे और बताऊंगा तब तक क्या हुआ था उस दौरान, वो 444 दिन की कहानी भी बिल्कुल ठीक, क्या होता रहा, वो हम जरूर आप जरा फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अच्छा, अब वो तो चले, वो यरगमाल बना लिया, वहां से जो दुश्मनी थी अमेरिका की और ईरान की वो शुरू हो गई, और उधर से इराक ने भी अटैक कर दिया। और फिर मजे की आपको बात बताऊं, इजराइल वाज द कंट्री हु सपोर्टेड ईरान अगेंस्ट द इराक। हैं? यस,
ये इजराइल जिसके साथ आज ईरान की जंग हो रही है, इजराइल को ये था कि इराक के अंदर कुछ एटमी तनसीबात हैं, इराक एटम बम बनाने की तरफ जा रहा है और इजराइल खित्ते में किसी को एटम बम नहीं बनाने देगा और आगे भी नहीं बनाने देगा, अगरचे सऊदी अरेबिया भी कोशिश कर रहा है। अच्छा, और लेकिन उसके पास, इजराइल के पास बहुत सारे बम हैं, ठीक, जो कि एटॉमिक पावर है इस वक्त। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो उन्होंने फिर ईरान को बताया जी फलां साइट्स हैं, इसके ऊपर आप अटैक कर दो, मैं आपको बता देता हूँ कुछ साइट्स कौन सी हैं। और असल में इजराइल ने 2 काम किए, एक तो ईरान के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया कि देखिए हम आपके साथ हैं और आप हमको डिप्लोमेटिक रिलेशन हमसे काम और कर इराक लें, के साथ भी और वहाँ से एटॉमिक तनसीबात जो थी, जो तबाह उसको शक करवाने था के कि लिए। यहाँ पे एटम बम ना बना ले, उसको भी उसने तबाह करवा दिया ठीक, और ईरान ने उसको तबाह कर दिया। ठीक। अच्छा, 88 के अंदर जो है वो जंग इख्तिताम पजीर हो जाती है। वहाँ से अमेरिका जो है वो एक सैंक्शंस की सीरीज शुरू करता है, जहाँ से हमने बात शुरू की थी ईरान के ऊपर। ठीक है। वो सैंक्शंस क्या, पहले अमेरिका ने ईरान के साथ हर तरह की जो तजारत थी वो बंद कर दी, गैस और ऑयल की परचेजिंग भी बंद कर दी। ठीक है। उसके बाद 1995 के अंदर उसने उन रियासतों के ऊपर भी पाबंदियां लगाना शुरू कर दी जो रियासतें ट्रेड कर रही थी ईरान के साथ, बिल्कुल ठीक, गैस और ऑयल के सेक्टर में। बिल्कुल ठीक। 2000 में हम आ जाते हैं, तेल बंद, गैस बंद, और यही बंद। उसकी इकोनॉमी का मेन ऑब्वियसली सोर्स था ईरान की। ठीक। अच्छा, और फिर उन ममालिक के ऊपर भी उसने पाबंदियां लगा दी जो गैस और ऑयल के सेक्टर में, अब पूरे खित्ते में आप ना किसी से ऑयल खरीद सकते हैं, ठीक है, और ना आप उनके साथ, जैसे पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन, इसी के नतीजे में हमने आगे नहीं बढ़ाई, ठीक है, क्योंकि पाबंदियां, और हमें पता है अगर हमने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाया तो अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां ना कहीं लगा दे। सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता, तो ये भी एक बीच की कहानी है। ठीक। अच्छा, अब 2001 में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का पहला तजुर्बा कर लिया। सही। मिसाइल का तजुर्बा करने का जो इंडिकेशन थी, इजराइल ने ये कहा जी ये एटम बम बनाने जा रहा है। अच्छा, तो इजराइल ने वहीं से एक ऐसा तवत्तुर के साथ ये नैरेटिव बिल्ड किया कि ईरान एटम बम बना रहा है, अमेरिका को चाहिए कि वो यहाँ पे आए और आके इसके एटमी तनसीबात को ख़त्म करे, वरना पूरे का पूरा खित्ते के अंदर अगर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल के लिए तो वो सिर्फ ईरान है। तो ईरान के अंदर रजीम का चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। अगरचे अमेरिका जो है वो इसको संजीदा पहले नहीं लेता रहा, थोड़ी सी उनकी बातों को संजीदा ले भी लेना, लेकिन फिर एक बैलेंस क्रिएट कर लेना। अच्छा, फिर यूनाइटेड नेशन ने जब उसने ये एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया अपना ईरान ने, और उसकी एविडेंसेस आ गई, जो आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, उसने कह दिया कि हाँ ये एटॉमिक इनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम की, और ईरान ने भी मान लिया कि हाँ हम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी पाबंदियां लगा दी ईरान के ऊपर। ये एक अगला मरहला था। ओके, कि जब आपके अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से रास्ते बंद हो गए, रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, करते कराते अब आम लेन देन भी जो था, जो इलीगल थोड़ी बहुत ट्रेड हो रही है ईरान की पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, इधर चाइना वगैरह के साथ, जो कि सामने नहीं आती, उसके ऊपर तो ये इकोनॉमी चल रही है, उसकी थोड़ी बहुत है। अदरवाइज जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, पिंडो थाओं में हुक्का पानी बंद कर देना, कि आपका हमने हुक्का पानी बंद कर दिया, तो वाक़यातन ईरान का वो हुक्का पानी बंद कर दिया। ठीक। अब यहाँ से आप उस मगरिब और अमेरिका की मुनाफिकत देखें कि खुद आपने एक रियासत के 9 करोड़ लोगों को पहले इस आग में झोंका, पाबंदियां लगाई, दुनिया के साथ उसकी ट्रेड बंद की, उसके तमाम रास्तों को बंद करके अब आप कहते हो कि अच्छा मैं आ रहा हूं आपके रास्तों को खोलने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करता है कि अच्छा जी लगे रहो, हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प आ रही है, आप प्रोटेस्ट जारी रखो, ठीक है। और उधर से माइक पोम्पियो की ट्वीट आ जाती है, उधर से जो इनका लेजिस्लेचर बॉडी है इजराइल की, वहां पे उनकी कैबिनेट जो है वो कह देती है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो एक पूरा माहौल जो है वो जंग का बनाया जाता है। ठीक है, 2026 के स्टार्ट में इसी के अंदर ऐड करते हैं एक चीज, पहले वेनेजुएला के साथ जो किया, वहां पे भी रजीम चेंज करके इन्वेड कर लिया गया। क्या अब ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भी इन्वेड करने की कोशिश में लगा हुआ है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। देखें, अब जो अभी सिक्योरिटी की जो उनकी कमेटी की अभी एक रिपोर्ट आई है, सिक्योरिटी कमेटी की अमेरिका के अंदर 2 हफ्ते पहले पब्लिश हुई है, जिसके अंदर अमेरिका ने यह कहा है कि वो अपने पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ऊपर जितने ममालिक हैं, नॉर्थ अमेरिका के कोई 12 मुल्क है, साउथ अमेरिका के कोई 12-14 मुल्क हैं, उन सारों को वो जो है, कोई मेरा ख्याल नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई 4-5 मुल्क है, फिर सेंट्रल अमेरिका आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। तो मैं इसलिए तस्दीक कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट में लोग फिर कहना शुरू कर देते हैं वहाँ पे तो इतने मुल्क थे, आपने ये मुल्क कहते हैं। ठीक है, एनी हो, तो वहाँ पे उसने कहा कि इस जहाँ पे मैंने कब्जा करना है।
अब वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला ऑयल मुल्क एंड है। रिच, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से मैं कनेक्ट करूंगा, ईरान पे हमला होना और है। मडूरो को जिस तरह वो लेके गए हैं जी ना, हाँ, ये तो जैसा ड्रामा, ये अगेन ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ वैसे। ठीक। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, चाहे वो ग्वाटेमाला हो, निकारागुआ हो, हेटी हो, जितने कैरेबियन कंट्रीज है ना, तकरीबन 14 ममालिक ऐसे हैं जिसके ऊपर अमेरिका इन्वेड कर चुका है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओवर्ट ऑपरेशन के साथ भी रजीम को चेंज किया, कोवर्ट ऑपरेशन के साथ भी उसने रजीम चेंज किया है। ठीक। और वो ये कहता है कि ये जो पूरा खित्ता है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का, जिसको आप अमेरिकाज कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये बेसिकली अमेरिका का खित्ता है, ठीक। यूएसए का खित्ता है। और यूएसए को जो हुकूमत सपोर्ट करेगी वो यहाँ पे रहेगी, जो सपोर्ट नहीं करेगी, जैसे फारिग है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो अभी पिछले दिन ट्वीट लगाई है, तस्वीर लगा दी और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला लिख दिया। वो उसने भी कहा ठीक कि है। नाउ आई एम द ऑनर ऑफ द वेनेजुएला वेनेजुएला। ऑयल। अच्छा, मुझे अब वेनेजुएला के ऑयल की क्यों जरूरत है भाई? अब ईरान और पर्शियन गल्फ, अभी मैं मशरिक वस्ता में आ गया हूं। हाँ। ये वो खित्ता है जहाँ पे 20 to 30% जो ऑयल है पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करता है। ये वो जो पर्शियन गल्फ जो कि ईरान के साथ है, ओके। और इस तरफ आपको कतर, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरेबिया नज़र आते हैं, उस तरफ ईरान है। ये वो छोटी सी पट्टी है पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हरमुज से वो जहाज़ सारे गुजरते हैं जो ऑयल को लेके जाते हैं और वो सारा ठीक। कुछ। अच्छा, अब ईरान के ऊपर मैंने हमला करना है, और मुझे पता है जब मैं हमला करूंगा तो ईरान ने जून 2025 में कहा था कि अगर मुझ पे हमला किया गया तो मैं तमाम ऑयल रिफाइनरीज जो हैं खित्ते के अंदर उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। ओके। और जब मैं अटैक करूंगा तो ऑयल की जो रसद है पूरी दुनिया को, वो खत्म हो जाएगी और दुनिया में ऑयल के प्राइसेस आसमानों को छूना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा मुझे पहले से ऑयल का अरेंजमेंट करना मतलब टैंकियां फिर फुल करवा लेनी चाहिए हैं। तो टैंकियां फुल करवाने के लिए अमेरिका ने अल्लाह वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, ताकि वो जो ऑयल अगर वहां से बंद भी हो जाता है तो अमेरिका के ऑयल की नीड्स जो हैं वो वेनेजुएला से पूरी होती रहेंगी। बाकी दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि मैं तो मेगा को लेके चल रहा हूं, ऑब्वियसली सुपर पावर हूं, और मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेरा नारा है। यस। तो मैंने तो सिर्फ अमेरिका को देखना है। लिहाजा ये चीज भी इस बात पे दलालत करती है कि हमला तो होना है, ठीक है, जंग तो होनी है। अब ईरान के साथ जंग होनी है। जंग होनी है। क्यों? आपने ऑयल का टैंकी मैंने पहले फिल करवा लिया है, क्योंकि मुझे कल को पता है कि ऑयल शॉर्टेज हो जानी है। ठीक है, बिल्कुल अमेरिका ने अपनी टैंकी पहले फिल कर ली है वेनेजुएला के सारे ऑयल के ऊपर कब्जा करके, कि अब ईरान के ऊपर हमला होगा। हमले के नतीजे में पता नहीं है जंग कहां तक फैल जाए। सही कह रहे हैं। देखें, जंग शुरू करना मेरा पूरी दुनिया फैसला। अफेक्ट होगी। देखें, सबसे और पहले पाकिस्तान तो पे क्या इसके असरात मुरतब होते हुए नजर आ रहे हैं? खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखें, बिल्कुल जंग आपके हमसाए मुल्क में हो और हिद्दत आप तक ना पहुंचे, ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे है कि हमसाए में आग लगी हो तो आप कहो कि हमें कुछ नहीं होगा। देखें, आप पहले इंडिया के साथ आपके जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके नतीजे में आपने उसको नाकुचने चबवाए। एक फ्रंट मशरिक में आपके साथ मौजूद है, दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान में हमारे पास तालिबान का रजीम, और वहाँ पे TTP को वो जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम उनसे विद इन द कंट्री भी लड़ रहे हैं, जंगें लड़ रहे हैं, 2 जंगें हम लड़ रहे हैं ऑलरेडी। तीसरा आपके पास जनूब मगरबी इलाका है जो कि ईरान के साथ 900 किलोमीटर की पाकिस्तान की सरहद है। ठीक है, अब वहाँ पे भी अगर एक ऐसा रजीम आ जाएगा जो अमेरिकन बैक्ड होगा और इंडियन बैक्ड होगा, और वो रजीम प्योरली अमेरिकन इजरायली बैक्ड होगा बेसिकली, क्योंकि ये जो रजा शाह जो है, ये रजा अभी पिछले दिनों इसराइल गया हुआ था 2 माह पहले, नेतन्याहू को मिला और मिन्नत समाजत, वो कहते हैं ना चरणों में बैठ जाना, कि भाई मुझे यहाँ हुकूमत दे दो, इनको चेंज करो, मैं आके आपके तमाम इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा। तो क्यों नहीं देते? और आपको क्या लगता है आगे हुकूमत में क्या देखिए, इजराइल के पास जितनी ऑप्शंस हैं, इजराइल इज डूइंग इट्स बेस्ट कि रजीम चेंज हो जाए, अनरेस्ट आ जाए। लेकिन जो 25 में जंग हो चुकी है उसने आके इजराइल के तमाम ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। ठीक। एक तो ये उसको ये था कि मेरे पास एक मल्टी लेयर आयरन डोम सिस्टम है, तो जितने भी मजाइल आएंगे तो मैं तो उनको इंटरसेप्ट कर लूंगा। क्योंकि ईरान और इजराइल की सरहद तो आपस में मिलती नहीं। सरहद मिलती हो तो जंग करना आसान है, आप अपने फौजियों को भी भेज देते हैं, आप अपनी नेवी को भी भेज देते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन ईरान के पास भी एक ही ऑप्शन है, मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक्स। ईरान भी सिर्फ यही कर सकता है, और बीच में सऊदी अरेबिया भी है, कुवैत भी है, कतर भी है। कितने ममालिक के ऊपर से उड़ के, जॉर्डन के ऊपर से उड़ के इजराइल में मिसाइल गिरना है। ठीक है, और उधर से इजराइल क्या है, उसने एयर कैरियर क्राफ्ट ला सकता है इंडियन ओशन के अंदर, और जो बहरी बेड़े होते हैं उसके अंदर जहाज मौजूद होते हैं, जंगी जहाज। और इस वक्त अमेरिका के कोई 19 अड्डे इस वक्त इजराइल के अंदर मौजूद हैं।
ओह माय और गॉड। 50 कतर में सबसे बड़ा भी इनका अल-उदीद, वो जो अल-उदीद उनका जो है वो सबसे एयरबेस। बड़ा एयरबेस है, जो कि जिसको सेंटर फॉर सेंटकॉम कहा जाता है, जहाँ पे जितने मशरक़ वस्ता के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनका डिसीजन कतर से ही होते हैं। और पिछले दिनों ये जो इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक भी किया और उसके बाद जो सारी यस, सूरत हाल बनी थी, ठीक है। तो इस वक्त इजराइल जो कर सकता है रजीम चेंज करने के लिए वो कर रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता। सही। रजीम चेंज होता हुआ मैं एक स्टूडेंट ऑफ आईआर के तौर पे अभी नहीं देख रहा हूँ। अगर जे ठीक है, वहाँ पे जो रजीम के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, इंटरनल जो पॉलिटिकल ईरानियन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। 2022 के अंदर भी ये हिजाब के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट सर हमने हुए। वो देखा कि रोड्स पे जब ये पिछले दिनों की वीडियोस वायरल होते हुए सोशल मीडिया पे देखी कि खवातीन अपने बुरखे, अपने हिजाब हाँ, और वो जला रही हैं। बिल्कुल ऐसा और ही एक है। चीज़ और भी देखने को मिली कि अली खamenei की पिक्चर्स के साथ सिगरेट लगाए जा रहे हैं। नहीं, वो जो वीडियो थी वो ये वो कनाडा की थी। हाँ, दैट वाज नॉट फ्रॉम लेकिन हाँ। चक्कर क्या है सर? चक्कर बुनियादी तौर पर ये है क्योंकि वहाँ पे एक इस्लामी गवर्नमेंट है हम्म, और इस्लामिक गवर्नमेंट ने आके एक लॉ बना लिया था 2022 में प्रोबेबली कि यहाँ पे जो खवातीन हैं उनके लिए हिजाब और चादर ओढ़ना जो है लाजिमुल वो मलजूम है। लाज़िम व मलज़ूम है। ठीक। अब इसके ऊपर जो वहाँ पे लिबरल हमारी जो कम्युनिटी थी, वहाँ पे जो पढ़ा लिखी कम्युनिटी है, उसने उसके ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दिया। ठीक है। देखें, एक मुल्क जो ऑलरेडी ऐसे ना रोमन एम्पायर्स में होते थे, जब उनको पता बादशाहों को होता था कि हम रोजी रोटी का कुछ नहीं कर सकते लोगों की, तो वो क्या करते थे, इंटरटेनमेंट खोल देते थे। ठीक है, वहाँ पे फिर ग्लैडिएटर्स के कॉम्पिटिशन्स होते थे, तलवारों के वो साल हर साल चलते थे ताकि लोगों का उस तरफ ध्यान रहे, रुझान, ताकि लोग हुकूमत के खिलाफ ना हो जाए। ठीक। ईरान से गलती ये हो रही है कि उसने अपने इंटरनल पॉलिटिक या इंटरनल सोशल जो फ्रेगमेंटेशन है उसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय उसने अपना सारी एनर्जीज अपनी फर्स्ट डिफेंस लाइन, जिसको वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, सो कार्ड, उसके ऊपर लगाए। लेबनान में हिजबुल्लाह को पैसे देते रहे, इधर हौतीज जो है यमन के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं उनको पैसे देते रहे, सीरिया के अंदर असाद की गवर्नमेंट को वो पैसे देते रहे, इराक के अंदर जो इस वक्त शियज कम्युनिटी है वो उनको, ताकि पूरे रीजन के अंदर इजराइल को मैं घेर लूँ। ठीक है, अल्टीमेटली चारों तरफ से। और ईरान जो है वो एक हेजमोनिक पावर बनकर उभरे यहाँ पे, इसीलिए वो एटम बम बनाने की तरफ भी गया। और दुनिया में अगर अब किसी ने सर्वाइव करना है, जिस तरफ अब दुनिया जा रही है, एटम बम का होना बचने के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है और इसी वजह से हमें ये कोई खतरा नहीं है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठे होते हैं। और हमारी मिलिट्री माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है और उसने हर महाज के ऊपर हमेशा पाकिस्तान का जो सर है वो फख्र से बुलंद किया। अच्छा, तो हम वापस ईरान की तरफ आते हैं। तो जो उनकी जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है उसके ऊपर तवज्जो ना देने की वजह से जो है वो ईरान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। अब ईरान को पता है कि दुनिया, एक तो वो कहते हैं ना कि कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गाल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालन सन, बिल्कुल ठीक, अमरीका मगर भी कुछ सानू मरन दा शौक, कुछ साड़ियां हरकतां इंज दियां कि वो आके सानू मारन। लिहाजा यहाँ पे इंतहाई सोच समझ कर आपको पॉलिटिकल सिस्टम में खुद से रिफॉर्म्स कर देनी चाहिए। लेकिन जब अरब स्प्रिंग आया 2011 में, तो जब बहरीन ने देखा और जॉर्डन ने देखा कि ट्यूनीशिया की गवर्नमेंट भी गिर गई है, इजिप्ट की गवर्नमेंट भी गिर गई है और सऊदी अरेबिया में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, हमारी हुकूमतें ना गिर जाए, तो जॉर्डन ने खुद से कहा कि हम रिफॉर्म करते हैं, हम अवाम को डेमोक्रेसी में शामिल करते हैं और अवाम की राय लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके इनको अब सोच लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करे ईरान, जिसके अंदर जो लोगों की आवाज़ है कम से कम उसको आप बोलने तो दो, ठीक, और मीडिया के अंदर आने दो, बात करने दो। इंटरनेट बंद क्यों किया गया? हाँ, इंटरनेट देखें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अमेरिका में भी इस तरह की सूरत हाल होगी ना कि कोई दूसरा मुल्क वहाँ के अंदर घुस के लोगों को मार रहा होगा तो अमेरिका भी इंटरनेट बंद कर देगा। ठीक है, और इंटरनेट बंद करने का भी फ़ायदा तो वो स्टारलिंक जो कंपनी है एलोन मस्क की, तो वहाँ से लोगों ने कनेक्ट कर लिया। मुझे ये बताएं, ईरान जैसा मुल्क जिसके ऊपर 40 साल से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे स्टारलिंक के साथ कनेक्शंस कहाँ से डेवलप हो गए, किसने किए? बड़ी हैरानी। तो इसका क्या मतलब है कि जो पीछे मोसाद है, CIA है, उन्होंने वो सारे के सारे लिंक्स वहां तक पहुंचाए। और अभी जो 2025 में जंग हुई है ना, जंग के नतीजे में ड्रोन ईरान से उड़ रहे हैं और ईरान के साइंसदानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईरान से ड्रोन उड़ रहे हैं और ईरान की अल-कुद्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईरान से ड्रोन उड़ रहे हैं और वहाँ की जो पासदारान इनकलाब है उनके लीडर के ऊपर अटैक कर रहे हैं।
और ईरान की हुकूमत को पता ही नहीं पता कि ही इतने ज्यादा जो गद्दार एजेंट है वो आपके मुल्क में है। मोसाद की एंट्री कितनी हद तक आप देखते हैं ईरान में मौजूद है, किस हद तक? देखें, हमारा जो माइक पोम्पियो ने तो कहा था कि हर प्रोटेस्टर के साथ एक जो मोसाद का एजेंट, जिसको मैं हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, मौजूद है। और जो पिछली जंग के अंदर जितना नुकसान उठाना पड़ा है ना, ईरान को अपने दोस्त और दुश्मनों को खित्ते में बड़ा सोच समझ के चुनना चाहिए था। ईरान से गलती यह हुई थी कि उसने इंडिया को चाबहार पोर्ट दे दी, और इंडिया ने बहुत सारे पोर्ट्स के अंदर काम करने वालों के नाम पे बहुत सारे वो एजेंट्स जो पहले इजराइल गए, हिंदू थे, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं की रिक्रूटमेंट भी इजराइल करता रहा ठीक कह है। रहे हैं। इंडिया इजराइल भेजता था, इजराइल उनकी ट्रेनिंग करता था, मोसाद के वो एजेंट बनते थे, और वो फिर चाबहार पोर्ट के ऊपर वर्कर की हैसियत से आते थे, जहां से आपने कुलभूषण यादव को भी पकड़ा था, बलूचिस्तान से वो पाकिस्तान आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदुओं को इंजेक्ट किया गया, और वही वो हिंदू थे जिन्होंने आके वहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनाई, ड्रोन्स वहाँ पे बनाए, टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही थी, क्योंकि इलीगल ट्रेड तो मजबूरी है ईरान की करना, क्योंकि दुनिया ने तो आप पे पाबंदी लगाई हुई है, लिहाजा डाले बॉर्डर के इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी जा रहे हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, अपनी इकॉनमी चलानी है। तो उन जो ब्लैक मेलिंग की मार्केट है, उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे हथियार भी आपके मुल्क में आ जाते हैं, ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो आके सर्विलियंस कर रहे हैं। अब आके ईरान को ये समझ आई है कि मैंने एजेंट्स को पकड़ना है, और उन्होंने अच्छा खासा एक जो नेटवर्क था इनका, एक नेक्सस था मोसाद के एजेंट्स का, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। और ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह की स्टेटमेंट है कि हमले जो हैं उन्होंने बंद कर दिया प्रोटेस्टर के ऊपर, और ईरान फांसियां देने नहीं जा रहा, लिहाजा जंग फिल वक्त रोक दी गई है। मतलब उसकी स्टेटमेंट से यही जाहिर हो रहा है। लेकिन अगेन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप रिलाय नहीं कर सकते उसकी स्टेटमेंट्स के ऊपर। असल में डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी की जो सबसे बड़ी पावर है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी विच इज एसोसिएटेड टू ट्रंप। ना इस वक्त नेतन्याहू को पता है कि इसने क्या करना है, और ना ही ईरान को पता है कि इसने क्या करना है। मेरे साथ बैठा है तो वो डील वो करेगा कि हाँ इसकी बात ठीक है, आप चले जाओगे और उसको लगेगा कि इसकी डील उससे ज्यादा बेहतर है, तो वो आप जो इसको फायदा दे रही है, जो उसको फायदा देगी। ठीक हो गया सर, आगे चलते हैं। बड़े अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन आपने उसको सब समझाया है, और ऑडियंस को उम्मीद करते हैं ये समझ भी आई होगी। सर ये बताइएगा कि अली खamenei की ताकत क्या है, और किस कदर ताकतवर शख्स हैं वो, और ख़ुसूसन ये बताइएगा कि कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में अली खamenei आखिरी मोहरा है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, और फिर वर्ल्ड वॉर 3 और ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट वो अपना पूरी दुनिया में राइज करने जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या मनगढ़ंत बातें हैं? देखो, आमतौर पे आपने डीप स्टेट का लफ्ज़ सुना होगा। यस। और आमतौर पे एक टर्म इस्तेमाल होती है स्टेट विद इन द स्टेट। यस। ये तो हम आमतौर पे एजेंसीज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो आपकी एजेंसीज होती हैं वो उनको आप डीप स्टेट कह देते हैं। लेकिन ईरान के अंदर ये जो डीप स्टेट है या स्टेट विद इन द स्टेट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हासिल है। ठीक। ईरान एक तरफ मॉडर्न स्टेट है और दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट है। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न स्टेट तकाजा करती है कि आपकी एक फौज होनी चाहिए, ईरान ने एक मिलिट्री बना दी। ठीक। इस्लामिक स्टेट एक तकाजा करती है कि आपके कुछ इनकलाब को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग होने चाहिए, तो आपने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बना दिए। ठीक। एक तरफ इस्लामिक स्टेट की फौज है और एक तरफ मगरबी जदीद रियासती निज़ाम की फौज है। ठीक। अच्छा, एक तरफ आपका सदर है जो वेस्टर्न स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरफ आपका सुप्रीम लीडर है जो कि इस्लामिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, खलीफा, जैसे इस्लामिक स्टेट के अंदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक तरफ आपकी लेजिस्लेचर बॉडी है, पार्लियामेंट, जो लॉ बना रही है, ठीक है, मगरबी तर्ज की, जिसके ऊपर लोग शूरा आते हैं, मशवरा करते हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट की एक सुप्रीम काउंसिल है जो कि अल्टीमेट जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी ईरान के अंदर, जब तक सुप्रीम काउंसिल उसको रेक्टिफाई नहीं करेगी वो लॉ नहीं बन सकता। ओके, अप्रूव नहीं करेगी जब तो तक। मतलब एक मगरबी रियासती निज़ाम के अंदर एक इस्लामी रियासत इस वक्त मौजूद है, और जितनी भी इकाइयाँ हैं ताकत की ईरान के अंदर, लेजिस्लेचर बॉडी हो, चाहे वो जमहूरी रियासत की इकाई हो या इस्लामिक रियासत की इकाई, ठीक है, वो तमाम सारे के सारे जो पावर्स के सतून है ना, वो जाके एक छत बनाते हैं, और वो छत जो है वो सुप्रीम लीडर है। ओके, ठीक है। 1990 के अंदर प्रॉबली इनकी रहलत हुई थी खुमैनी साहब की, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे खामनाई साहब आए, और अभी तक कोई 25 साल हो चुके हैं उनका अरसा इक़्तिदार को लेकर। देखें, कभी भी रियासतें ने ये नहीं देखना कि आप कितने इबादत गुजार हैं।
दुनिया की पॉलिटिक्स ये नहीं देखती कि आप कितने ईमानदार हैं और कितने मोरालिटी के ऊपर बिलीव करने वाले हैं। ठीक है। दुनिया की जियो पॉलिटिक्स चलती है मफादात के ऊपर, दुनिया की जियो पॉलिटिक्स चलती है इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है। देखें, यही रशिया था जिनके साथ तालिबान लड़ते रहे, ठीक है, और यही रशिया है जो इस वक्त वाहद मुल्क है जिन्होंने तालिबान के रजीम को तस्लीम किया हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर अकदार, मजहब, मोरालिटी ये चीज़ें नहीं होती हैं, मैटर नहीं करती है। रियासती निज़ाम में जो चीज़ मैटर करती है वो आपका सर्वाइवल है, ठीक, और सर्वाइवल के लिए आपके कौमी मफादात है। बिल्कुल ठीक। आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ईरान की रजीम को इस वक्त ये फैसला करना है, अगरचे ये सारा कुछ जो ईरान के खिलाफ हो रहा है वो इलीगल है, ईरान के खिलाफ जो एक्टिविटीज मगरब कर रहा है वो अनलॉफुल है, ठीक, वो इमोरल है, वो यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के भी खिलाफ है। तो फिर यूएन क्यों नहीं बीच में अपना रोल प्ले करता? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये यूनाइटेड नेशन, द सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट, नेटो, ये कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। देखिए, पहले अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो थी ना वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉरेन पॉलिसी थी। आपकी कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ से एक लॉ बनाया गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको रेक्टिफाई किया, वो भी ब्रोक्रेसी के पास जाता है, ब्रोक्रेसी उसको इंप्लीमेंट करती है, तो वो एक प्रॉपर चैनल से एक चीज चलती थी। अब जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, वो पर्सनलाइज्ड है। ठीक, एक शख्स के, अब अमेरिका इस वक्त एक अंपायर है और डोनाल्ड ट्रंप उसके एम्परर है। ठीक हो गया। एंड डोनाल्ड ट्रंप जैसे सल्तनत और सल्तनत का बादशाह, सल्तनत का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, आया सल्तनत का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, सल्तनत के अंदर लॉज नहीं होते हैं, सल्तनत के अंदर बादशाह का फरमाया हुआ ही लॉ है। बिल्कुल ठीक, जो उसने कह दिया, कमांडमेंट ऑफ द सॉवरन इज कॉल्ड लॉ। ठीक हो गया, इन द अंपायर, जो ताकतवर होगा। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप की आप पहला इंटरव्यू न्यूयॉर्क टाइम को दिया था तो कोई 2 घंटे का, तो उसने कहा था नो वन कैन स्टॉप मी व्हाट आई वांट टू डू इन द वर्ल्ड, ओनली माय पर्सनल मोरालिटी कैन स्टॉप मी। ठीक, तो ये यूनाइटेड नेशंस, ये फलां इनकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, तो मोरालिटी ही तो मुझे लगता है कि दुखी थी जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर को नोबेल पीस प्राइज मिला था। हाँ। वहां पे भी कोई ना कहीं हर्ट तो हुआ होगा। अब देखो, ये दूसरी कहानी है कि उस खातून ने ये समझा कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पीछे है। हाँ। और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि अपोजिशन लीडर है और आगे जो रजीम चेंज होगा वेनेजुएला का तो उसको हुकूमत दे दी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया तो उसने कहा था कि उसको तो फॉलोअर्स ही नहीं है और अमेरिका उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उसी का रजीम लेके चल रहा है जो कि पहले रजीम चल रहा था। हम रजीम चेंज नहीं कह सकते, रजीम वही है, उसकी क़यादत चेंज हो गई। पहले माडुरो था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया और उसकी जगह पे जो वाइस प्रेसिडेंट था वो इस वक्त वेनेजुएला को चला रहा है। वही ब्रोक्रेसी है, वही मिलिट्री है, वही इकोनॉमिस्ट है, सारा कुछ वैसे ही चल रहा है, हुक्म वहीं से जारी हो रहा है। लेकिन वहां पे वो कहता है कि अब मैं उसका एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, मार्को रूबियो उसका एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। तो जो आपने बात की यूनाइटेड नेशंस काम क्यों नहीं कर रही, देखें, पहले दुनिया बाइपोलर थी 1945 से लेकर 1990 तक, 2 बड़ी ताकतें थी। अमेरिका गलत काम करने लगता था ना तो रशिया बीच में आ जाता था, फिर 5 वीटो पावर्स थी, वो रास्ता रोक लेती थी। 1990 से लेके 1915 तक दुनिया यूनिपोलर हो गई, दुनिया में एक ही ताकत थी जो अमेरिका था। ठीक है, तो अमेरिका ने फिर जो कहना यूनाइटेड नेशंस, उसको अमेरिका ने कहा मैंने इराक के ऊपर अटैक करना है, सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा जी हाँ जी इराक पे अटैक करना है, चलो करो। अब क्या है कि अब दुनिया मल्टी लेयर्ड, मल्टी पोलर ताकत के मल्टीपल पोल्स हैं। सही, यहाँ पे आपको 3 स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इस वक्त दुनिया में। एक चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो पैसिफिक ओशन है, ताइवान है, और तमाम वो जो ईस्टर्न इलाका है साउथ चाइना सी, वो सारे का सारा चीन के पास है। दूसरा रशिया और यूरोप है, दूसरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रूस के पास है, और सारे का सारा यूरोप अल्टीमेटली रशिया के कंट्रोल में है और उसकी डोमिनेशन में है। तीसरा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के सारे मुल्क, ब्राजील, अर्जेंटाइन, चाइल, कनाडा, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, वो अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। क्योंकि अब इस वक्त पावर के पोल ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस अगर इसकी साइड लेती है तो वो नाराज हो जाता है, उसकी साइड लेती है तो ये नाराज हो जाता है। लिहाजा क्योंकि अब ये लोग यूनाइटेड नेशंस हैं, ये जो बड़े स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चलाने वाले हैं, समझ गया, तो इस वजह से इस वक्त दुनिया के अंदर ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं या आलमी अदारे हैं उनका काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब दुनिया जो है इज गोइंग टू बी रन बाय द बिग बीस्ट। ठीक है, जिसका नाम जंगल के अंदर जो जितने ताकतवर दरिंदे होंगे, हर दरिंदे का एक अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है।
ये मैं शेर हूं, ये मेरी टेरिटरी है, कोई दूसरी टेरिटरी का शेर यहाँ पे आए तो क्यों आए। बिल्कुल ठीक है, तो कोई किसी की टेरिटरी में नहीं जाएगा, अपनी अपनी टेरिटरी में सब शेर हैं, और वहां पे हिरन है या छोटे मोटे जो हमारे जैसे मुल्क होते हैं, उन तमाम ममालिक को वो जो कहेंगे वो मुल्क फिर आपको वही करते नजर आएंगे। जैसे वेनेजुएला के अंदर कोई अवाम बाहर नहीं निकली जो उसको बचा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। कुछ आखिरी सवाल मेरा कि ग्रीनलैंड वाला भी बताइएगा कि ये क्या किस्सा है, और खसूसन जो फ्लैग चेंज किया गया उसके पीछे की तारीख क्या है, जो जिस तरह बांग्लादेश के साथ भी एक दफा किया गया, अब ये ईरान के साथ यूके के अंदर फ्लैग चेंज किया गया, वो बंदा गया और उसने चेंज किया फ्लैग, उसके अंदर की कोई कहानी भी है, वो भी जरा ऑडियंस को बताइएगा। बुनियादी तौर पर पहले आपने ग्रीनलैंड की बात की, तो ग्रीनलैंड जो है वो इस वक्त अटलांटिक ओशन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। ठीक है, कोई 56,000 के करीब उसकी पॉपुलेशन है। ओके, अच्छा, और वो जो जजीरा है वो डेनमार्क के पास है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे हमारे फाटा के इलाके होते थे, ठीक, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, बिल्कुल ठीक, कि आपके मुल्क का लॉ वहां पे नहीं चलता था, उसको इस्लामाबाद डायरेक्ट चला रहा था। बिल्कुल ये एक ऐसा जजीरा है जिसको डेनमार्क चला रहा है, लेकिन वो एक ऑटोनमस है, उसको डेनमार्क ने पावर दी हुई है, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द ग्रीनलैंड वो ये चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस दी जाए, सही, हमें आज़ाद किया जाए। और रेफरेंडम एक दो हुए भी थे, और जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द लोग कहते थे कि हमने डेनमार्क से आज़ादी लेनी है, अलग होना है। अच्छा, अब ये जो ग्रीनलैंड है ना, इस वक्त अमेरिका और यूरोप के दरमियान क्या दोस्ती रहेगी, या आने वाले दिनों में यूरोप और अमेरिका आमने सामने होंगे? हो सकता है एक जिस्म के दो हाथ आमने सामने, रूह और जिस्म आमने सामने खड़े हैं, तो ये हो सकता है। अच्छा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त आर्कटिक ओशन जो है वो जमा हुआ था अब तक, और वहां पे कोई समुद्री रास्ता नहीं था, और रूस वो मुल्क है जिसकी सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो आर्कटिक ओशन के साथ लगती है। अच्छा, अब रूस जो है ना उसको पहले ही पता था, लिहाजा उसने शुरू से ही आइस ब्रेकर बनाने शुरू कर दिए। आइस ब्रेकर क्या होता है, वो कम से कम कोई 5, 10, 12 साल लगते हैं उसको बनाने में। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो शायद ज़्यादा कम लगते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप बर्फ़ को तोड़ते जाते हो, मतलब कई कई फुट बर्फ़ की तय होती है, पहले उसको तोड़ना है, फिर पानी में से जहाज़ ने अपना रास्ता बनाना है, ठीक है, और आगे ट्रेड के लिए रूट्स आपने मूवमेंट करनी है। अब चीन और रशिया, क्योंकि इन दोनों के लिए ट्रेड करना वो रास्ता बहुत शॉर्ट पड़ता है, आर्कटिक ओशन से जब आप आते हो तो एक बड़ा शॉर्ट रूट है, आप यूरोप के साथ ट्रेड कर सकते कनेक्ट हो जाते हो, और नीचे से आपने अगर अफ्रीका की तरफ भी जाना है तो आपके लिए आसान रास्ता है। तो उसने कोई 12 से 14 आइस ब्रेकर बना लिए हैं। अमेरिका भी कोई 2-3 आइस ब्रेकर उसके पास है, अभी वो बहुत पीछे रह गया, तो उसकी तरफ तवज्जो ना दी। ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आ गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जो आर्कटिक ओशन का जो खित्ता था वहां पे बर्फ पिघलना शुरू हो गई, रास्ते बनना आसान हो गए, और ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, गैसेस, पेट्रोल, गोल्ड, और ना जाने ऐसे ऐसे मिनरल्स जो उस पानियों के अंदर छुपे हुए हैं। अच्छा, अब हर मुल्क ये उसका कोशिश ये है कि ये जो पानी है कल को आने वाले 5-10 सालों के अंदर जब बर्फ सारी पिघल जाएगी तो इन रिसोर्सेज के ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए। लेकिन रूस जो है वो बड़ी तेजी से अपने रास्ते बना चुका था। अब अमेरिका ये कहता है कि ग्रीनलैंड पे आना हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए बड़ा अहम है अमेरिका की। लेकिन असल में चक्कर ये है कि वो चाहता मिनरल्स है, गोल्ड है, और जो यहाँ पे मादनियात पाई जाती हैं, लेकिन वो दुनिया को तासुर ये दे रहे हैं कि हम सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी अल्टीमेटली देखें, अगरचे रूस और चाइना की ये ना भी हो, देखें जो दुश्मन आपके होते हैं ना ये बड़े ज़रूरी होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आप अपने दुश्मनों की वजह से ही पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया था, और दुश्मन की वजह से ही हमने इतनी तगड़ी फौज भी खड़ी कर ली। तो जो रूस और चाइना है ये वो एक्सक्यूज हैं जिनको इस्तेमाल करके अमेरिका कुछ भी कर सकता है दुनिया में। वो कह सकता है जी रूस आ रहा है, वो चीन आ रहा है। हालांकि रूस और चाइनीज प्रेसिडेंट दोनों डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज के हैं, और उनके आपस में दोस्ती है, और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को पसंद करता है, और डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहता है कि ठीक है, देखें पहली दफा ऐसे हुआ कि यूरोप एक करारदाद रशिया के खिलाफ दे रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और अमेरिका उसको वीटो कर देता है, और अमेरिका कहता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मतलब रूस की फेवर में
और यूरोप के अगेंस्ट अमेरिका आपको जाता हुआ बिल्कुल नजर ठीक। आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी चेंज है। तो ग्रीनलैंड जो है वो इस वक्त एक ऐसा खित्ता है जो कि Center of point। जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के अंदर सियाचिन का इलाका है, ऊंचाई है, वहां से आप देख सकते हैं दुश्मन की नकलो हरकत ठीक है, को मतलब देख इस सकते हैं। एंगल में ग्रीनलैंड वो चाहते हैं। हाँ, वो चाहता है कि मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। ठीक। ठीक है। और अगेन क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया कि पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है, देखें 1823 के अंदर ना एक मोनरो डॉक्ट्राइन आई थी अमेरिका में, जिसने ये कहा था कि अमेरिका जो जितने भी मगरबी ताकतें हैं वो कोई भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर, ये अमेरिका भी ब्रिटानिया की कॉलोनी था, मतलब अमेरिका वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ठीक। 1776 में अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी और फिर अमेरिका ने ये कहा था कि अब कोई यूरोप का बंदा इधर ना आए। ओके। मोनो डॉक्ट्राइन आई। तो यहाँ के तमाम ममालिक को खुद से अपने काम करने दो। ठीक बिल्कुल है। ठीक। और कहा ये सिर्फ अमेरिका है। और फिर 1906 के अंदर थियोडोर रूजवेल्ट वो शख्स था जिसने आके उस मोनरो डॉक्ट्राइन के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट की। सही। उसने कहा कि अब ये नहीं कि मगरबी ताकतें इंटरफेयर नहीं करेंगी, लेकिन अमेरिकन मिलिट्री को यह ताकत है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर जाके उसके रजीम को चेंज कर सकता है अगर उसको लगता है ये जो कि वो रजीम करते हमारे रहे हैं। खिलाफ है। और उसके बाद एक लंबी कहानी है जो उन्होंने ठीक कह रजीम को रहे हैं। चेंज किया। ठीक है। लिहाजा इस वक्त वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेशन इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल ठीक हो गया। और सर फ्लैग वाली बात। हाँ, फ्लैग वाली बात देखिए, जो फ्लैग होता है वो किसी भी मुल्क की आइडेंटिटी होता है। सही कह रहे हैं। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ईरान ये जो अफगानिस्तान के जब वजीर खारजा जो थे, अबूरी वजीर खारजा, वो इंडिया गए ना, तो इंडिया के अंदर जहाँ पे जब वो अफगान तालिबान बैठे हुए थे तो वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह वाला झंडा लगा हुआ था। बिल्कुल ठीक। ठीक है। लेकिन जैसे वो बाहर निकले तो वहाँ पे जो अफगानिस्तान का पहला झंडा था वो लगा हुआ था। ठीक है। कि मतलब क्योंकि इंडिया हमेशा से कहता था कि वो तालिबान के रजीम को नहीं मानता। जी। वो जो करजई की गवर्नमेंट के अंदर जब नेटो फोर्सेस वहां पे थी उस वाले झंडे को मानते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एक ईरान का झंडा जो था वो रजा शाह पहलवी के दौर की अलामत है। ठीक। ठीक है। जो ये दिखाता है कि हम दोबारा से ईरान के अंदर रजा शाह पहलवी की बादशाह चाहते हैं। ओके। जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो बहुत सारे प्रोटेस्टर ने जो स्लोगन्स लगा रहे थे उनमें से एक ये भी स्लोगन था कि आज रजा शाह पहलवी की रूह को तस्कीन मिल रही होगी। अच्छा। क्योंकि हम इस रजीम के खिलाफ निकले हैं। ठीक। ठीक है। तो वो जो लोग जो कि रजा शाह पहलवी की डायनेस्टी को आगे चलाना चाह रहे हैं, मोहब्बत को, तो ये झंडा उस बात की अलामत है कि आने वाले दिनों के अंदर ईरान के अंदर जो कि एक ख्वाब है अभी तक जो मैं समझता हूँ ये नहीं होने जा रहा, तो वो चाहते हैं कि वहां पे वो आए और वो जो बादशाहत वाला ईरान था वो ईरान दोबारा से लौट के आए जब ईरान अमेरिका के साथ जिसके और मगरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ दोबारा से अपनी ऑडियंस को महसूस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जो कि आईआर को पढ़ना जानते हैं, समझना चाहते हैं और ख़ुसूसन जो ईरान की अभी टेंशन चल रही हैं इसको समझना चाहते हैं, ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस चैनल को और ख़ुसूसन हम दोबारा से हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अब्दुल हई होस्ट को और ख़ुसूसन सर को इजाज़त देते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।